हेलो गाइस, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम क्या निफ्टी में स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं एंड क्या हम बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं एंड कुछ स्टॉक्स जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स है जो हमने पिछली बार बताए थे वो डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया एंड जो अब नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉक्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या स्टॉक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो पिछली बार हमने इस दिन जो है वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि या तो ये क्या करेगा कि यहाँ से रिवर्सल दे देगा एंड इस रेंज में प्ले करेगा। ठीक है, अब उसने इस रेंज में प्ले किया एंड इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रीच कर दिया। बट अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स के चार्ट में इसने ब्रेक नहीं किया है। हमने दूसरी बात करी थी कि या तो ये कंटिन्यूशन दे देगा यहाँ से एंड फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके इस रेंज में प्ले करेगा ये। तो इसने ऊपर वाली रेंज में प्ले किया तो जो फ्यूचर का चार्ट है वो काफी इफेक्टिव है। तो हमने बात करी थी कि ऊपर की रेंज में रह सकता है मार्केट एंड नीचे इस रेंज में रह सकता है मार्केट। ठीक है, तो इसी रेंज में ट्रेवल कर रहा है, इस रेंज से बाहर नहीं निकला है अभी तक। ये वाला वीक भी जो है मेरा जो 19 तक मैंने बोला था, तो ये वाले वीक का भी जो मैंने आपको एस्टिमेट दिया था कि 19 तक जो है लगभग मार्केट इसी रेंज में रह सकता है। अब क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय करनी है, व्यू हमारा रेंज बाउंड ही है। व्यू हमारा चेंज कब होगा, जब इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करना शुरू कर देगा तो हमारा इसमें व्यू चेंज होकर बुलिश व्यू हो जाएगा एंड हमारे स्टॉप लॉस जो हमारे स्टॉप लॉसेज होंगे वो लगभग हमारे इन लेवल्स के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, इन लेवल के आसपास जो हमारे स्टॉप लॉसेज हो जाएंगे। तो अगर निफ्टी को बुलिश होना है तो जो उसको लीड करेगा ना वो बैंक निफ्टी लीड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे कि ये जो मेजर लोज थे जिसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था वो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, पर इसने एक ये वाली वीक बनाई थी। ठीक है, ये वाली इसने वीक बनाई थी तो यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेज हिट हो गए थे क्योंकि डबल बॉटम का जो नेकलाइन के नीचे रखे होंगे स्टॉप लॉस लोगों ने, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए थे लोगों के। अब क्या कर रहा है, ये भी सेम लेवल्स के ऊपर ही खड़ा हुआ है। ये फ्यूचर्स का चार्ट है तो सेम लेवल्स के ऊपर ही खड़ा हुआ है। यहाँ से ब्रीच करेगा तो जो नेक्स्ट लेवल इसका होता है वो इन लेवल्स के आसपास जाने की ये कोशिश करेगा। ठीक है, 52,500 के आसपास की जाने की ये कोशिश करेगा। तो इसकी जो मेजर रेंज बनती है वो एक बनती है कि 52,000 ऊपर की तरफ में एंड नीचे की तरफ में अगर आप देखोगे तो 50,000 के आसपास की रेंज बनती है। तो इसी रेंज में ये ट्रेवल कर सकता है लगभग जो सेकंड लास्ट एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तब तक तो वो इस रेंज में प्ले कर सकता है। ठीक है, तो इसमें भी हम रेंज बाउंड ही प्ले करेंगे। अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी दिखाऊं कि कौन सी डिप्लॉय कर सकते हैं तो वो समझा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे भी हमारी सेम स्ट्रैटेजी चलेगी क्योंकि जो हमारा इंडिया विक्स है वो भी अभी 12 के आसपास चल रहा है। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने पिछली बार आप लोगों को बताई थी ना वही स्ट्रैटेजी मैं इस मंथ भी फॉलो करने की कोशिश करूंगा इसमें। तो 26 सितंबर का जो है कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करेंगे लगभग 40-50 रुपीज़ के आसपास का। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ का जो है 25,800 का जो है कॉल मिल रहा है तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे 4 लॉट्स एंड सेम ही 40-50 रुपीज़ के आसपास का हम पुट शॉर्ट कर देंगे 4 लॉट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 50 रुपीज़ का 700 का चल रहा है तो यहाँ पे भी हम 4 लॉट्स शॉर्ट कर देंगे। अब हमें जो बाइंग करनी है वो लगभग करनी है 31 अक्टूबर में। तो 31 अक्टूबर में हम बाइंग कौन सी करेंगे, लगभग हमने जो अगर 50-50 60-60 रुपए का सेल किया है तो हम उसके आसपास का ही, क्योंकि जो हमारा इंडिया विक्स है वो कम है अभी, तो उसके आसपास का जो है हम बाय कर लेंगे। थोड़ा बहुत डेबिट दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास है अभी 1 महीना पूरा का पूरा एक्सपायरी में जाने के लिए और एंड इंडिया विक्स भी कम है। तो इंडिया विक्स वॉलिटिलिटी जब भी कम होती है तो हम इसमें डेबिट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 800 के आसपास का ये भी बाय कर लेंगे। 4 लॉट हमने यहाँ पे बाय कर लिया। तो जो पे ऑफ ग्राफ है ना वो काफी अच्छा बन गया है यहाँ पे। अब अगर आप इसका ब्रेक इवन देखोगे कि 24,586 से लेके 25,900, तो यहाँ पे जो है हमारा ये है अपना 24,600 का लेवल, जो कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से। एंड जो ऊपर की साइड में हमारा वो 25,900 का लेवल है। 25,900 ये होता है हमारा 25,900 का लेवल है। तो अगर मार्केट इस रेंज में एक्सपायर हो जाता है तो हमें लगभग 9,000 रुपये इसमें मिल जाएंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी होती है कि इसी रेंज में मंथली एक्सपायरी से पहले पहले रहता है हमारा। अगर पूरा प्रीमियम डिके हो जाएगा एक्सपायरी से पहले तो हमें जरूरी नहीं कि एक्सपायरी वाले दिन तक की ट्रेड को होल्ड करना है। तो अगर हमें 3-4% पहले ही मिल जाएगा हमारी कैपिटल का तो हम निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि एक्सपायरी वाले दिन निकलना है हमें। तो निफ्टी में हम ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डायगोनल कैलेंडर, जो हमने पिछली बार भी अच्छा प्रॉफिट भी मिला उसमें। जिसको नहीं पता वो देख सकता है कि अच्छा प्रॉफिट भी मिला उस ट्रेड में हमें। तो इस ट्रेड का बेनिफिट क्या है ना कि अगर इसमें वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी हमारी, अब अभी इस प्रॉफिट रेंज को देखना हमारी, जो अभी ग्रीन वाली प्रॉफिट रेंज है, तो अगर यहाँ से वॉलिटिलिटी इंक्रीज भी होगी ना तो देखो हमारा प्रॉफिट जो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ से पहले जो 9,000 था वो अब 14,000 हो जाएगा, लगभग दुगना हो जाएगा। हमारी रेंज भी बड़ी हो जाएगी ना, प्रोबेबिलिटी भी बड़ी हो जाएगी हमारी। तो इस वॉलिटिलिटी बढ़ने से हमें ये फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेगा है, ये मैं आपको अगर दिखाऊं ना यहाँ पे,
तो ग्रीक्स में देखो यहाँ पे हमारा वेगा है ना वो पॉजिटिव है, कि अगर वॉलेटिलिटी में 1% चेंज होगा तो हमारे जो वेगा की वैल्यू है हमारी इतनी ऐड हो जाएगी उसमें। तो हम इस स्ट्रेटजी में वेगा पॉजिटिव है, डेल्टा न्यूट्रल है। तो जो हमारे अगेंस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ हम ये कॉल सेल करते हैं, जो लोग ज्यादातर लोग करते हैं कि इस कॉल शॉर्ट कर दिया, पुश शॉर्ट कर दिया, तो जो ज्यादातर लोग करते हैं अगर हम भी वही करते ना, तो हम यहाँ से देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये हटा दिया, जो बाइंग के मेरे लेग्स थे वो हटा दिए। तो अब देखो मेरी स्ट्रैटेजी -9385 वेगा में खड़ी है। तो मतलब अगर वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी यहाँ पे तो मुझे लॉस होगा इस स्ट्रैटेजी में। और इससे क्या होगा कि आपका मार्जिन भी ज्यादा लगेगा, 2,90,000 रुपए लग रहे हैं आपके इसमें। और अगर आप हैजिंग बाय कर लोगे ना, सिर्फ अगर आप हैजिंग बाय कर लोगे तो आपका कैपिटल लगभग आधा हो जाएगा। वहां पे आपको 2,90,000 रुपए लगे थे, यहाँ पे 1,56,000 रुपए लगेगा आपका, ठीक है। एंड आपका इसमें क्या है, आरओआई भी इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल कम रखेगा तो ऑब्वियसली आरओआई इंक्रीज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगी आपकी इसमें। एंड आपका जो मेन जो चीज है ना, कि वेगा की वैल्यू जो आपकी पॉजिटिव में आ जाएगी, कि मतलब आप इस स्ट्रेटजी में वेगा पॉजिटिव हो जाओगी। अगर वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे इस स्ट्रेटजी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस स्ट्रेटजी में बेसिकली क्या होगा ना, कि इन दोनों में तो प्रॉफिट होगा ही आपको, जो आपने सेल किया है 825 800 का, 24,700 का। बट इसमें से अगर मार्केट ट्रेंडी हो जाता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ट्रायंगल है, तो अगर आपने नेकेड ये किया है तो आप मार्केट मूव करके किसी भी साइड में, तो आपको उस साइड में लॉस होगा। बट इस स्ट्रेटजी में क्या किया, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर तेजी से ऊपर की साइड में चला गया, तो ये आपको जो 26,600 वाली कॉल है ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। एंड जो आपको कॉल शॉर्ट आपने करी है वो तो देगी देगी, क्योंकि इसकी एक्सपायरी पास में आने वाली है। तो इसका ये लॉजिक होता है। तो इसमें मेजरली आपको 3 लेग्स जो है वो प्रॉफिट में दिखेंगे। इसलिए अगर आप पे ऑफ ग्राफ इसका देखोगे ना, कि जो साइडों में जो कॉर्नर में है वो आपका जो है सबसे बड़ा पीक है। तो वो पीक इसलिए है कि जो अगर मार्केट मूव कर जाता है तो ये जो कॉल वाली साइड, अगर ऊपर मूव किया तो कॉल वाली साइड में प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, अगर नीचे मूव हुआ तो पुट वाली साइड में आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, जो आपने हेजेस बाय कर रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट है स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने का। सेम ही आप ये बैंक निफ्टी में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो स्टॉक्स हमने पिछली बार रिकमेंड किए थे। तो ये एक गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, ये मैंने इस लेवल के आसपास जो है बताया था आपको कि ये ट्रेड कर सकते हैं। आप देखो और भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 4,380 के आसपास पहुंच चुका है ये, ठीक है। अब और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, निकल सकता है। सेकंड स्टॉक हमने डिस्कस किया था जुबिलेंट फार्मोवा करके, ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करा है। इन लेवल्स के आसपास ये था जब मैंने डिस्कस किया था, कल ही ये 14% के आसपास बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्सस सेलेक्ट हमने डिस्कस किया था, तो खैर ETF है तो इसमें कोई इतना खास चेंज नहीं आया। बट ये भी मैंने जब डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था कि ये रेंज बना रहा है, एंड ये रेंज ऊपर की साइड में ब्रीच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी सेलिंग करनी होती है ना, तो सेलर्स इतना वेट नहीं करते हैं, सेलर्स उसको प्राइस को तेजी से नीचे लेके आते हैं। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ, एंड प्राइस ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। एजीएस ट्रांजिट करके एक स्टॉक है, वो हमने डिस्कस किया था पिछले में, ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करा, ऊपर की तरफ जा रहा है, कल ही 7.5% बढ़ा है ये, ठीक है। एल्केलमाइंस मैंने डिस्कस किया था, बट ये क्या है कि नीचे की तरफ तो आ रहा है, ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ तो आ रहा है, बट ये आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी देगा, नीचे की तरफ में आएगा ना, या फिर रिटेस्ट करता है ना इन लेवल्स के आसपास, अपना रिटेस्ट करेगा तो ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, जो कि आपको लीड करेगी इस लेवल तक एंड देन इस लेवल तक, ठीक है। तो आप इसमें स्टॉप लॉस छोटा आपको जब भी मिले तो आप इसमें एंट्री करने की कोशिश करना। एंड ये जो एस्टर डीएम हेल्थ केयर है, ये भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फाइन ऑर्गेनिक्स है, ये भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। डॉलर इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ये बेस पे ही है। तो ये स्टॉक्स है जो मैंने आपको दिए थे जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। एक स्टॉक है जो अपने सपोर्ट पे है, नारायणा हृदयालय करके स्टॉक है ये। तो ये देखो यहाँ से इसने ब्रेक किया था, हमने सोचा है कंटिन्यू होगा, तो इसने अभी रिटेस्ट लेवल के आसपास है। तो रिटेस्ट करके अगर ये वापस जाता है, अगर ये इन लेवल्स के आसपास भी आता है ना, अपने मूव एवरेज के आसपास आके भी यहाँ से जाता है, तो भी आपको अच्छा स्टॉप लॉस मिलेगा, छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, आप इसमें एंट्री कर सकते हो। अगर मैं आपको जो स्टॉक दिखाऊं जो मेरी नजर में है, तो पहले हो गया जागरण प्रकाशन। तो ये स्टॉक अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसने क्या किया है ना, कि सपोर्ट लेवल्स थे इसके, ये मेजरली सपोर्ट लेवल्स थे, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा इंक्रीज हो रहा है। तो जो फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा 127 128 के आसपास रहेगा, अभी 99 रुपए का चल रहा है। तो ये मिड स्विंग का स्टॉक है, एंड इसने डबल बॉटम का जो है अभी यहाँ से ब्रेकआउट दिया है विद गुड वॉल्यूम्स। तो रिटेस्ट भी कर लिया इसने, अब यहाँ से जाने की कोशिश करेगा ऊपर की साइड में। दूसरा स्टॉक है मुथूट कैपिटल सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम, बट इसने जो है नीचे की तरफ मार दिया। इसने क्या है कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, बट उसका हाई ब्रीच नहीं हुआ, नीचे की तरफ में आया, रिटेस्ट किया,
तो अब वापस जाने की कोशिश करेगा ऊपर की साइड में ये, ठीक है। तो जिन लोगों ने एंट्री नहीं करी थी यहाँ पे वो अभी भी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ये ट्रिपल ए टेक्नोलॉजी करके स्टॉक है। ये भी देखो अपने जो है मेजर लेवल्स के आसपास खड़ा है, ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास खड़ा है। मेरा क्या था ना कि मैं वो स्टॉक्स देता हूँ जिन्होंने ब्रेकआउट नहीं किया है, ब्रेकआउट हो चुका है वो तो सबकी नज़र में आ चुका है। तो मैं वो स्टॉक्स देता हूँ जो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जो हो सकता है ब्रेकआउट, प्रोबेबिलिटी है, उसमें हमारा स्टॉप लॉस छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है एंड यहाँ पे आपको ऊपर के लेवल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अल्फा लैब्स करके यहाँ पे एक स्टॉक है, तो यहाँ पे इसने गुड वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन कर रहा है एंड यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये लॉन्ग कंसोलिडेशन से बाहर निकल चुका है, ठीक है। विद गुड वॉल्यूम बाहर निकला है तो जाने की कोशिश जरूर करेगा। तो नुपुर रिसाइकल्स करके एक स्टॉक है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से नीचे आ रहा है। उसने ब्रेस तो किया बट ये क्लोजिंग नहीं दे पाया ऊपर, तो ये नीचे आता है इन लेवल्स के आसपास एंड यहाँ पे अगर एंट्री देता है ना किसी भी तरीके से तो ये बहुत अच्छा है। मेजरली जब तक ये वाले लोज ब्रीच नहीं होते हैं तो हमें इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ज़्यादातर चांसेस होंगे कि इसको बुल वापस ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टॉक होता है हमारा जिंदल स्टील, काफी टाइम से सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इसने भी डबल बॉटम का जो है ब्रेकआउट दिया है, डबल बॉटम का इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से एंड ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास फर्स्ट जाने की कोशिश करेगा एंड अगर ये यहाँ से डायरेक्टली ब्रीच कर देता है तो एक बार नीचे आएगा एंड देन फिर ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश करेगा। अगर एक बार उसको ट्रैप करना होगा तो एक बार करेगा, अगर ट्रैप नहीं करना होगा तो वो हाई से नीचे आएगा एंड रिटेस्ट करेगा एंड देन ऊपर जाएगा, ठीक है। या तो अगर दूसरा तरीका जो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है इस केस में मुझे, क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका है, ये ऊपर जाएगा, इस लेवल को टेस्ट करेगा एंड यहाँ से फिर कंसोलिडेट करके देन ब्रीच करेगा। पर ये ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका है, यहाँ से आया फिर नीचे गया फिर कंसोलिडेट किया फिर ऊपर गया। तो अगर कंसोलिडेट करना है तो हमें उसमें अच्छी एंट्री मिलेगी क्योंकि वहाँ पे अक्यूमुलेशन भी हो जाएगा, बड़े प्लेयर वहाँ पे अक्यूमुलेट करेंगे प्राइस को, तो आप भी कर सकते हो उस लेवल के आसपास। दूसरा है कैनफिन होम। अब कैनफिन होम में क्या हुआ है कि देखो अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, इन लेवल्स के आसपास ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद इसने स्टॉप लॉस हंटिंग करी, स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद कंटिन्यूएशन हुआ। अब अगर आप देखोगे कि जब ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम अप थे, नीचे आया तो वॉल्यूम डाउन थे, ऊपर गया तो वॉल्यूम अप है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इसमें बुल एंट्री है। जो मेजर लोज हैं वो अभी तक इंटैक्ट हैं, अभी तक ब्रीच नहीं हुए हैं, तो हमें इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप एंट्री कर सकते हो लोअर लेवल्स पे जब भी पॉसिबल हो। अगला है मोदी सन्स। मोदी सन्स मेटल्स करके एक स्टॉक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद फिर जाने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेशन करके जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा चांस होता है हमारे लिए। कोई भी स्टॉक अगर कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वहां पे हमें एंट्री अच्छी मिलती है, हमारे स्टॉप लॉसेज अच्छे होते हैं एंड हमारा कन्विक्शन बहुत अच्छा होता है वहां पे, तो वो हमारे लिए बेनिफिट की बात है, ठीक है। एंड सेक्टर अगर आप देखोगे, सेक्टर जो मैंने आपको बताए हुए थे पहले भी कि कौन से अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं कौन से नहीं, तो रियलिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मीडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पीएसयू बैंक जो है वो अभी रिसेंटली अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है बट अभी इसमें चाल आई नहीं है ढंग से, पर आएगी तो बहुत अच्छी आएगी। मेटल अभी ठीक ठाक परफॉर्म करना शुरू किया है। मेटल में अगर आप देखोगे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था, ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रीच करने की कोशिश करेगी, मेटल अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, अब ये इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। सेम मीडिया में भी हमने बात करी थी, मीडिया भी अपने अच्छे लेवल्स के ऊपर खड़ा हुआ था, तो मीडिया यहाँ से सपोर्ट लेगा एंड ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये हमने बात करी थी, ठीक है। एंड आईटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आईटी सेक्टर में कि ये इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। एंड मेजर लेवल से ये जो है गया है, यहाँ पे कोई छोटा मोटा लेवल नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना इसका लेवल, तो इस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया है एंड रिटेस्ट भी किया वापस, एंड रिटेस्ट करके फिर ये कंटिन्यूएशन कर रहा है, तो ये काफी अच्छा ट्रेंड मिल सकता है आपको, ये मिस मत करना। लगभग अगर आपको इसको टारगेट चाहिए ना आपका, तो ये जो इसकी रेंज होती है ना, जो रेंज बना के ऊपर से आता है ये, इस रेंज तक ये जाने की कोशिश करता है जर्नली ब्रेकआउट लेवल से, तो ये लगभग 51,000 आपका जाने की कोशिश करेगा, 51,500 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अब देखो कि नया जो ब्रेकआउट हुआ है वो हुआ है एमएनसी में। तो यहाँ पे एमएनसी की हमने पिछली बार भी बात करी थी कि एमएनसी सेक्टर भी अच्छा लग रहा है काफी देखने के लिए। मैंने स्टोरी भी डाली थी कि एमएनसी का, मल्टीनेशनल कंपनीज का, आप देख सकते हैं। एंड ऑटो की कुछ स्टॉक्स जो है वो काम कर रहे हैं, पर ऑटो को अगर सस्टेन करना है ना ऊपर की तरफ में, तो इसको इस लेवल के ऊपर निकलना ही पड़ेगा। इसके मेजर स्टॉक्स को ब्रेकआउट देना पड़ेगा ना। अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा ना, ऑल टाइम हाई के 26,200-300 के ऊपर निकलेगा, तो फिर अच्छा सस्टेन कर सकता है ऊपर की साइड में, आप इसमें एंट्री कर सकते हो फिर। तो ऑटो को पार करने के लिए आपको इसका वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको अगर ट्रेड करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी सेक्टर बता, रियलिटी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी, रियलिटी हम देख रहे हैं। फार्मा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम देख ही रहे हैं। रियलिटी देखो एक काफी हफ्तों से एक रेंज बना रहा है, तो इस रेंज को जैसे ब्रीच करेगा काफी अच्छा आपको
जो है टारगेट देखने को मिलेगा ऊपर की साइड में। जो अभी नेगेटिव हुआ है वो स्टॉक है एफएमसीजी, थोड़ा बहुत नेगेटिव है, बट ये अभी भी पॉजिटिव ही है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म व्यू से देख रहे हो ना, लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 महीने के वो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो अभी भी पॉजिटिव है। ये जो कैंडल बनी है ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स होती है, ये कोई ट्रेंड रिवर्स की कैंडल नहीं होती है। ट्रेंड रिवर्सल में, प्रॉफिट बुकिंग में, रिट्रेसमेंट में एंड पुलबैक्स में, इनमें बहुत डिफरेंस होता है, तो इनको डिफरेंस को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्टॉक ने ब्रेकआउट, इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया एंड सस्टेन करा, ऊपर नीचे होता रहेगा। ये डेली का चार्ट देख रहे हैं हम, तो ऊपर कभी जाएगा कभी नीचे जाएगा, पर ओवरऑल ट्रेंड जब तक लोअर जो लेवल्स हैं, जब तक मेजर जो लोज हैं, जब तक मेजर जो लोज है वो इंटैक्ट हैं, तो इसका मतलब हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। वो जो भी सेलिंग आ रही है वो इंट्राडे में आती है, पर नेक्स्ट दिन रिवर्स हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे, इंट्राडे में आई, नेक्स्ट दिन रिवर्स हो गया। इंट्राडे में 2 दिन वो आया, रिवर्सल आया, तीसरे दिन वो ऊपर की तरफ मूव आ गया। 2 दिन रिवर्सल आया, तीसरे दिन वापस ऊपर की तरफ में चला गया। 2 दिन रिवर्सल आया, ऊपर चला गया। 3 दिन रिवर्सल आया, ऊपर चला गया। तो ये चीज होती रहेगी, पर ओवरऑल ट्रेंड जब तक पॉजिटिव है आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड जब तक पॉजिटिव है आपको भी लॉन्ग ही प्ले करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई और मेरे से सजेशन चाहिए या फिर और कुछ जानना चाहते हो, कुछ और एसेट क्लास के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मेरे को बता सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे।